गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। आप जानते हैं पिछले कई दिनों में खासकर लेह और करगिल में एसेंशियल कम्युनिटीज़ को लेकर काफ़ी लोगों को दुश्वारियां देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं जोजिला खुलने के बाद लोग अब राहत की सांस ले रही है। और दूसरी जानिब लोगों के इश्यूज़ को लेके मुख्तलिफ लोगों ने पिछले दिनों आवाज़ उठाते हुए नजर आया और इंतज़ामिया तक, हुक्काम बाला तक लोगों के इश्यूज़ पहुंचाते हुए भी पाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सज्जाद हुसैन कारगिली, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं। रिसेंटली यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ कंसर्न से मुलाकात किया है, जिसमें से खासकर डिविजनल कमिश्नर लद्दाख स्वागत विश्वास से भी मुलाकात किया है और उनके सामने कारगिल को लेके बहुत सारे इश्यूज सामने रखा है, जिसमें खासकर एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेके और दूसरी जानिब टेली कम्युनिकेशन को लेके। आपको बताते चले कोविड महामारी के चलते एक बार फिर जो स्कूल्स हैं वो बंद किया है और इसी के चलते अब जो है टेली कम्युनिकेशन का होना, इंटरनेट का होना स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए ही स्टूडेंट्स अपनी तालीम को आगे बढ़ा सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं। साथ हमारे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से डिविजनल कमिश्नर से आपने मुलाकात किया है और जिस तरह से आपने ट्वीट करके भी बताया कि कारगिल के बहुत सारे इश्यूज उनके सामने रखा, तो क्या कुछ कौन से इश्यूज आपने डिविजनल कमिश्नर के सामने रखा और उनकी तरफ से किस तरह की आश्वासन, यकीन दहानी देखने को मिला? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, इस वक्त एक तरफ पूरे देश में कोरोना वायरस पेंडेमिक का एक बहुत तेज़ फैलाव चल रहा है और काफ़ी महामारी जारी है। वहीं दूसरी जानिब करगिल में ख़ासकर माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ साथ जो लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ की दस्तयाबी की है। और इस वक्त हमने देखा कि जोजिला चूँकि न खुलने की वजह से यहाँ एसेंशियल कमोडिटीज़ के काफ़ी क्राइसिस रहे, तो इन्हीं इश्यूज़ को लेकर मैंने कोशिश की कि डिविजनल कमिश्नर साहब से मुलाकात करूँ, सुगत बिस्वास साहब से, और बहुत ही पॉजिटिवली उन्होंने हमें रिसीव किया, बात को सुना और उसकी तरफ एक पॉजिटिव जो है वो उनकी तरफ से उनका रद्द-ए-अमल रहा। देखिए, अभी ख़ासकर जिस दिन मुलाकात हमारी हुई थी उसी शाम को ही गाड़ियां कम से कम छोड़ दी गई थी। और अब यह है कि दूसरी तरफ मैंने विश्वास साहब से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि जो ट्रेडिशनली हमारे हॉर्सेस के ज़रिए, मोल्स के ज़रिए जो हमारा ट्रांसशिप वगैरह होता था जोजिला से, तो उसको करवाने की मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर जोजिला इन केस ज़्यादा देर बंद रहता है तो ट्रांसशिप करके भी चीज़ों को यहाँ तक पहुँचाया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के लिए हवाई जहाज़ के ज़रिए इतना सामान जो वाफिर मकदार में यहाँ पहुँचे वो मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल इस पर काम होना चाहिए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो शुरू किया जाएगा। लेकिन अब चूँकि जोजिला खुल रहा है, काफ़ी हद तक जो है वो रोड साफ़ है, तो जोजिला को साफ़ करने कब किया जाए, उसका कौन सा टाइम बेहतरीन है, उस पर भी काफ़ी डिस्कस हुई, बातचीत हमारी हुई। और इसमें हमारे जो लोकल स्टेक होल्डर्स, बिलखुसूस हमारे जो लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिए जाने के मसाइल पर बात की। और कोरोना वायरस के चलते पिछले साल बहुत सारे हमारे इलाके ऐसे रहे जहाँ लड़के स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां जो है वो ऑनलाइन क्लासेस से महरूम रहे। ख़ासकर हमारे बरसो नाले में आपने देखा, तिकत करीर वगैरह में, या हमारे इधर शिमशा साइड में, करकित, बड़गाम, काकसार और हुंदुरमान, शिलिक से साइड में काफ़ी, क्योंकि इन एरियाज़ में टेली कम्युनिकेशन, डिजिटल एक कम्युनिकेशन ना होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है। तो इन इश्यूज़ पर भी डिस्कस की और उन्होंने कहा कि फिलफोर जो ही जोजिला खुलता है उसके फ़ौरन बाद ही इस पर काम होगा। और इसी दौरान मैंने जियो के जो इंचार्ज है साहिल पड्डा जी, उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि हम जोजिला के खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, जो ही खुलता है तो करगिल में जो 19-20 टावर्स जितने भी लगने हैं उस पर काम शुरू हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि यह महामारी थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाए, जोजिला खुले और फिर से एक बार कम से कम इस साल जो है वो डिजिटल कम्युनिकेशन जो है वो लोगों को फराहम हो, क्योंकि एक अरसे से लोग जो है वो इन सहूलियात से महरूम है। तो ये चीज़ें काफ़ी हमारी डिस्कस हुई। इसके साथ मैंने काचो महबूब साहब जो हमारे नए अभी टूरिज़म और कल्चर के जो सेक्रेटरी हैं, तो उन्हें मुबारकबाद
पेश करने और साथ में बहुत सारे इश्यूज़ पर डिस्कस भी की, और ऐसे बहुत सारे एरियाज़ जो अभी हमारे टूरिज़्म मैप पे नहीं है उनको टूरिज़्म मैप पे लाने और एक इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने की हवाले से काफ़ी गुफ्तगू हुई। तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा सकती है कि जोजिला खुलने के बाद जहाँ जहाँ जिस तरह से बहुत सारे इलाके हैं, ज़्यादातर बॉर्डर एरिया है और बरसो इलाका जो कि वाहिद ब्लॉक है यूटी लद्दाख में जहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, मोबाइल टावर नहीं है, तो वहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से टावर जो हैं वो मुहैया किया जा सकता है। ये एश्योरेंस जो है डिविजनल कमिश्नर ने आपको दिया है? बिल्कुल, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस उधर ही दे दिए और कहा कि मैं बात कर लूँगा और आइंदा आने वाले 1-2 हफ्ते में आपको भी मैं मुतल्ला कर दूँगा, ये उनके अल्फाज थे। और मैं पुरुमीद हूँ क्योंकि एक बार ये जो बात चूँकि दोनों तरफ से हुई, जियो के लोगों से भी मैंने टेलीफोनिकली बात की थी और ड्यूकॉम साहब से भी बात की, तो इस वजह से जो है वो उनकी तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि हम हल करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो जल्दी हल हो। और दूसरी एक अहम चीज़ ये है कि इस वक्त जोजिला की वजह से काफ़ी परेशानियां तो हमें हुई हैं, लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ जिस पर हमें अवामी सतह पर ज़ोर देने की ज़रूरत है वो ये है कि हम जो लोकल फार्मिंग को है ना उसको ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ जो अगर विंटर में हम ग्रीन हाउसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर लोकली हम एग्रीकल्चर को या अपना जो हॉर्टिकल्चर को, जो भी हमारे पास है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में, तो ज़राअत और बागबानी के शोबे में हम जितना काम करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि हम अक्सर आप देखेंगे ज़राअत के शोबे में काफ़ी मुश्किलात हमें देखने को मिलती है और ख़ास कर ये वेजिटेबल और फ्रूट के अवेलेबल ना होने की वजह से यहाँ काफ़ी मुश्किलात होती है। ख़ासकर विंटर के 3-4 महीने लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अल्टरनेटली हमने बहुत सारे ऐसे मिसालें हैं जहां हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने विंटर फार्मिंग का जो सिस्टम शुरू किया है उससे उनके बहुत सारे विंटर की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती हैं। तो इस सिलसिले में हमें ख़ुद कफ़ील होने की ज़रूरत है और इस सिलसिले में काम किए जाने की ज़रूरत है और इस सिलसिले में लोकल हिल काउंसिल को भी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक पॉलिसी को मुरतब किए जाने की ज़रूरत है। सर, और एक इशू पे आपका टेक लेना चाहूँगा। जिस तरह से यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद लद्दाख में ख़ासकर युवाओं की बात करें, अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करें, उनमें काफ़ी कंसर्न जो है ख़दशात देखने को मिल रहा है। अभी भी यूथ की बात करें, यूथ हर वक्त जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यूथ की सिर्फ एक ही कमेंट होता है कि आखिर हमें रोज़गार कब मिलेगा, आखिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कब होगा, रिक्रूटमेंट पॉलिसी कब बनेगा, यूटी लद्दाख में रिक्रूटमेंट कब होगा। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से यूनियन टेरिटरी बनाते वक्त जो गवर्नमेंट क्लूलेस थी, इसी तरह एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी क्लूलेस है और ये गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और लद्दाख को ये जो जिस तरह एक ट्रीट किया जा रहा है इंडस्ट्री की तरह कि भाई आपको आउटसोर्सिंग करेंगे, हर चीज़ को प्राइवेटाइज़ की तरफ ले जाना और जॉब्स को प्राइवेटाइज़ करना, तो मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है पूरे लद्दाख के लोगों के लिए। और इसमें सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि इस वक्त जो प्रॉब्लम फेस हो रही है ख़ासकर यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, वो ये है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास एम्प्लॉयमेंट का कोई विज़न नहीं है। हम देखते हैं जिस तरह हमारा ऑनरेबल एमपी साहब जो है मोदी साहब के स्टाइल में बात करते हैं, जिस तरह वो 15-15 लाख लोगों के अकाउंट में डालते थे, तो ये भी तकरीबन 3-3, 4-4, 6-6 हज़ार जॉब्स जो है लोगों को दे देते हैं अपने हर स्पीच में। लेकिन उनके जो है वो बातों से जो है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, उसके लिए ठोस पॉलिसी की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जितने भी अपोजिशन की वॉइसेस हैं उनको मजबूती के साथ इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त डेमोक्रेटिकली हम बड़े डिसम्पावर हैं यूनियन टेरिटरी में, क्योंकि जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है, लोकल स्टेक होल्डर्स है, उनका कोई इम्पोर्टेंस इस वक्त नहीं है। मतलब हमारे अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, हमारे एमपी साहब वहाँ पे एयरपोर्ट के नज़दीक वो जो गार्बेज है उस पर बड़ा ज़ोर जता रहे थे, जोर जमा रहे थे वो जो वहाँ पे कुछ ज़िम्मेदार एम्प्लॉयज़ थे। अगर यही ज़ोर वो पार्लियामेंट में लद्दाख के एम्प्लॉयमेंट को लेकर करते तो मुझे लगता है बहुत हद तक मसाइल हल होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ अब मसला ये है कि जो रूलिंग पार्टी है उससे कोई तवक्को नहीं की जा सकती। आप देखिए पूरा देश को किस तरह से सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका है कोरोना के चलते, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने आप को जगत गुरु बताने के लिए पूरा यहाँ से जितना भी ऑक्सीजन था वो बाहर सप्लाई किया, एक्सपोर्ट किया। अब इंपोर्ट करने पे हम तुले हुए हैं। अच्छा, जब कोविड चल रहा था तो ये अपने इलेक्शन रैलीज़ में मस्त थे,
पिछले साल तो पूरी थालियां और तालियां बजाने में ही पूरा देश को व्यस्त रखा। और इस वक्त जब पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, पूरी तरीके से हम फेल हो चुके हैं कोरोना वायरस पेंडेमिक को टैकल करने के लिए, तो इस वक्त पूरी उम्मीद की जा सकती है कि लोग अपने आप खुद संभालें अपने आप को। इसी तरह यहाँ भी एम्प्लॉयड यूथ्स का जो इशू है, सिस्टम से तो हम कोई तवक्का नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जो अपोजिशन है उनको सामने आने की ज़रूरत है। और इसमें किसी न किसी तरीके से लोगों को एक अपने पॉलिटिकल वॉइसेस के ज़रिए जो है वो हुकूमत को मजबूर किया जा सकता है। जिस तरह हमने बहुत सारे मामलात में हुकूमत को मजबूर करके काम करवाए हैं, उसी तरह इस मामले में भी हुकूमत को मजबूर करके आवाज़ दे के एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। सर, ख़ासकर रूलिंग पार्टी का ये जो है बयान हमें सुनने को और देखने को मिलता है कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख में डोमिसाइल एक्सेप्ट न करने की वजह से इस वक्त जो हालात हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेके वो देखने को मिल रहा है। अगर डोमिसाइल एक्सेप्ट करता तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनता, जो है रिक्रूट कर पाता। और एमपी साहब खुद भी कहते हैं कि डोमिसाइल ना होने की वजह से यहाँ पे लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि 10,000 कुछ जो हैं पोस्ट अभी यूटी में वैकेंट हैं, इस तरह की बातें कह रहे हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को तो इन्होंने खेल बनाया है पूरा इस सरकार ने। जब ये जम्मू कश्मीर में बगैर सरकार के इस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, तो यहाँ जो हमारे पुराने, जिस तरह हमारे करगिल में भी जो कल 11th क्लास के रिजल्ट्स आ गए, तो वो तो जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंडर आ गए। तो क्यों नहीं हो सकता है कि हम जो हमारा रिक्रूटमेंट पॉलिसी है पुरानी, उसके अनुसार जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। अब आप लोगों के सेंटिमेंट्स को और उनके एप्रीहेंशंस को बेस बनाकर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि जो यूथ हैं वो जो सेफगार्ड्स की बात कर रही है रिप्रेजेंटेशन जो भी आपके करगिल में लेह की है, तो उनके खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक किस्म का ब्लैकमेल है कि जब आप अपना कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह के बहानों के ज़रिए जो है वो चीज़ों को खड़ा किया जा रहा है। और बीजेपी माहिर है। अभी आप देखिए, डिवाइड एंड रूल इनकी पॉलिटिक्स का मेन एजेंडा है। और इसी तरीके से ये बहुत सारे ऐसे बेबुनियाद वजूहात पर लॉजिक्स दे करके ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, इस वक्त लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है, इस वक्त लद्दाख में कोई सेफ गार्ड नहीं है। और लद्दाख का हर चीज़ है, इवन ले एयरपोर्ट तक भी आउटसोर्स होकर बाहर के किसी कंपनी को दिया है। अब यहाँ की माइनिंग को भी नेशनलाइज करने की बात चल रही है। तो एमपी साहब जो है गार्बेज साफ़ कर रहे हैं, ठीक है, वो गंदगी साफ़ करने के लिए लगे हुए हैं। बेहतर होता कि वो एमपी के बजाय म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट में जॉब ले लेते। उनका काम है कि लद्दाख के ऊपर यहाँ के रिसोर्सेज को लेकर, यहाँ के लोगों के हुकूक को लेकर जो अटैक हो रहा है सरकार की तरफ से, उसका डिफेंड करते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन वो तो बीजेपी और आरएसएस का माउथपीस बना हुआ है अनफॉर्चुनेटली। तो इन चीज़ों को ये ब्लैकमेल करने के लिए ये बातें बीजेपी कर रही है। बीजेपी एक आप कॉम्पिटेंट नहीं है लोगों को के इश्यूज एड्रेस करने के लिए। एपेक्स और केडीए की कोशिश लद्दाख को सेफ गार्ड दिलाने में, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। एपेक्स बॉडी की तरफ से लेह के आवाम की मेजॉरिटी के सेंटिमेंट्स को मद्देनज़र रखकर होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस पे जो बात हो रही है, की जा रही है, बहुत हद तक वो भी अब असेंबली के कायल हो रहे हैं, उसकी तरफ वो आ रहे हैं, जो एक अच्छा रियलाइजेशन मैं समझता हूँ है। और केडीए का भी शुरू से जो दो इश्यूज़ हैं उनको लेकर के स्टैंड क्लियर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस दिन बात करने के लिए बुलाती है हम वेलकम करेंगे, हम जाएंगे, बात करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से माजी में कुछ ऐसी कोशिशें हुई जहां हमारी लीडरशिप को डिवाइड करने की कोशिश की गई कि हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को अलग से बुलाएंगे, फिलहाल पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं बुलाएंगे, है ना। तो ये जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिटिक्स है, जो लेह और करगिल के नाम पे गवर्नमेंट खेल रही है, बौद्ध और मुसलमान के नाम पे जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स बीजेपी सरकार, बीजेपी आरएसएस के एजेंडे का जो हिस्सा है, उसको हम कामयाब होने नहीं देंगे। और जितना भी हमारी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर वो हमारे लद्दाख के ख़िलाफ़ जो एक जंग इन्होंने छेड़ रखी है बीजेपी ने, कि इस वक्त जो मुकाबला है ओवरऑल लद्दाख वर्सेस बीजेपी का है, तो उसमें मुझे उम्मीद है कि लद्दाख के अवाम, चाहे यहाँ के मुसलमान हो, बौद्ध हो, करगिल के हों, लेह के हों, जिस जगह से भी हों, वो सब मिल के अपने सेफगार्ड्स का, अपने हुकूक का दिफा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर सज्जाद हुसैन करगिली। बहुत सारे इश्यूज़ पे बात की। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ पल पल के अपडेट के लिए।